क्वेश्चन पूछा गया है कि which of the following reaction will not give primary amine as the product। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ये CH3CONH2 यानी कि हमारे पास अमाइड है और अमाइड के साथ क्रोमीन और KOH लिया गया है। बेटा आपने रिएक्शन सुनी होगी हाफमैन ब्रोमामाइड चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। ये वही रिएक्शन है, नेम रिएक्शन की बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है ना। नाइट्रोजन एंड कंपाउंड में ये पहली बार आपने पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, अमाइड होता है। इसमें रिएजेंट क्या होता है, Br2KOH। इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो होता है नाइट्रीन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है प्राइमरी अमाइन बनता है। ठीक है, इस तरह से प्राइमरी अमाइन का इंटरेक्शन इसमें तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा अपने पास ऑप्शन है CH3CN के साथ LiLH4 लिया हम लोगों ने। तो बेटा LiAlH4 जो होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये साइनाइड को रिड्यूस करके प्राइमरी अमाइन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये CH3CH2NH2 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से प्राइमरी अमाइन यहाँ भी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा ये अगेन अमाइड है और अमाइड से यहाँ पर क्या बनेगा, तो अमाइड के रिडक्शन से भी बेटा CH3CH2NH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर LiLH4 अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड के चक्कर में यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि फार्मूला होगा CH3NH CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से देखा कि थर्ड वाला जो ऑप्शन था ये इसमें प्राइमरी अमाइन नहीं, इसमें सेकेंडरी अमाइन बन रही है। अब चूंकि इसमें कई बार LiLH4 का इस्तेमाल हुआ है तो मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू पूरा LiLH4 यही रिवाइज करा देता हूँ। देखिए अगर बात हम करें LiAlH4 की बेटा, तो इसके बारे में आपसे बताऊं कि ये काम क्या करता है। ये किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये चेंज कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे हमारा आ जाएगा एल्डिहाइड आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा, एसिड क्लोराइड आ जाएगा, ये सारे के सारे। लेकिन अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे अपना साइनाइड आ गया, है ना, जैसे ऑक्साइम आ गया, जैसे अमाइड आ गया, जैसे NO2 आ गया, इन सबको चेंज कर देता है ये किसमें, ये सबको सब अमाइन में चेंज कर देता है। तो अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये उससे क्या बना देगा, अमाइन बना देगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 होता है बेटा कि ये अनसैचुरेशन यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन अगर कभी भी कंडीशन ऐसी हो कि CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लगा हो CHO और यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग लगी हुई हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन, फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन, और ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, फेनाइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और बीटा पोजीशन पर फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कार्बन कार्बन बीच में लगे हुए डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देगा तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH बना देगा। ठीक है, ये इसके फंक्शन है। LiLH4 के साथ एक और बात ध्यान आप रख सकते हैं बेटा, LiLH4 हमेशा एक मीडियम के साथ काम करता है। देखिए आप यहाँ पर भी मीडियम मेंशन किया गया है, तो आपके मन में आएगा कि सवाल ये क्या करने आया हुआ है। देखिए LiLH4 चूंकि इसमें लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों के दोनों क्या है, मेटल है, और मेटल हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, H-। ये H- वाला हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो LiLH4 जो हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसा हाइड्रोजन होगा, H- होगा। H- मतलब हाइड्राइड आयन होगा। और जो हम लोग मीडियम लेंगे ना बेटा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने वाटर मीडियम लिया तो ये प्रोवाइड करेगा H+। तो जो सोर्स है दोनों हाइड्रोजन के वो इस तरह से हैं। यही एक एक हाइड्रोजन जा करके जहां पर भी रिडक्शन होना होगा वहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ये आगे किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन कहां से लिया गया था अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लिया गया था और बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट वाले पार्ट से था। और अगर आपको नोट्स याद आ रहा हो तो नोट्स में मैंने प्रॉपर हेडिंग डलवा के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते थे उनको सब एक जगह लिखा है, जितने रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ आते थे उनको सब एक जगह लिखवा दिया था मैंने विद प्रॉपर फंक्शन मैकेनिज्म और उनके एग्जांपल्स लेकर के।
जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये ठीक है क्लास करने का मौका सबको नहीं मिला था, सब लोग यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो जो मैंने अभी रिसेंटली बुक लिखी है जिसमें 51 नेम रिएक्शन है और 101 रिएजेंट हैं, तो उनका फंक्शन और उनमें मैकेनिज्म, ठीक है, वो वाली बुक लेकर के आप आसानी से इस चीज को देख सकते हो और याद कर सकते हो और रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज थे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो आइए पहले इसको डील कर लेते हैं। आपने जब अरेनियस इक्वेशन पढ़ा था बेटा, तो पढ़ा था आपने k = a e raised to the power minus EA/RT, है ना। अगर हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो रख दें, ये जीरो कर दें, तो हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और अगर बेटा k की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी जीरो हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट होता है वो अरेनियस पैरामीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात को समझना बेटा, जब मैंने आपको नोट्स में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म लिखाया था, फ्री रेडिकल कैसे काम करता है। पहला स्टेप हमने लिखाया था चेन इनिशिएशन, सेकंड स्टेप हमारा था चेन इलॉन्गेशन या प्रोपगेशन, और लास्ट स्टेप था चेन टर्मिनेशन। मैंने आपसे कहा था चेन टर्मिनेशन रिएक्शन को पहचानने का जो तरीका होता है उसमें टू सेम या टू डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो अच्छी बात क्या थी कि उस कॉम्बिनेशन के दौरान हम लोगों ने देखा था कि उन दोनों फ्री रेडिकल, चूंकि दोनों हाईली रिएक्टिव है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपने उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए मरे जा रहे हैं, तो आसानी से वो बॉन्ड बना लेंगे, और ऐसे बॉन्ड को बनाने के लिए हमें बाहर से उस कंपाउंड को, उस फ्री रेडिकल को एक्टिवेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? तो इसका मतलब प्रैक्टिकली भी मैं आपसे बता रहा हूँ, एग्जांपल वाइज मैं आपसे बता रहा हूँ कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जो चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, हर तरह से स्टेट है, चाहे कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखें, है ना, तो भी ये करेक्ट है, और आप चाहे एग्जांपल वाइज देखें तो भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए बेटा, ये वाला ग्राफ आपने यहाँ नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, दोनों जगह पढ़ा होगा। ये जो ग्राफ है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट में बताऊं। जैसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये बताया गया होगा। ठीक है, अब जब इस फार्मूले को आप देखेंगे, अब देखिए जैसे यहां से यहां ये मैं इसे लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इससे पहले ये सब के सब रिएक्टेंट है और इसके आगे सब के सब प्रोडक्ट है। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो ये जो एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं बेटा, ये क्या दिखा रहे हैं, प्रोसीड ऑफ रिएक्शन दिखा रहे हैं, है ना, रिएक्शन कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ती है। अब आप ये समझिए कि रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, H2 और I2 है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इस इंटरनल एनर्जी से तो वो जितना मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है वो तो पूरा कर नहीं पाता, इसलिए उसको हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जब इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाते हैं, तब जाकर के वो जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हम यहां से पढ़ते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए अब यहां पर हम देख रहे हैं द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताओ बेटा, ये एनर्जी इन्होंने, आप यहां से देखो, ये एनर्जी इन्होंने एक्स्ट्रा गेन की तब जाकर के थ्रेशोल्ड के बराबर हो पाए। इसका मतलब हाँ, यही तो एक्टिवेशन एनर्जी है कि मिनिमम उतनी एनर्जी दे दी जाए जिसकी वजह से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंच सकें और उसको क्रॉस करने लायक भर एनर्जी इकट्ठा कर सकें। तो सेकंड लाइन बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्या सेकंड वाला फर्स्ट वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, कहां हम एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दे रहे हैं और कहां फिर हम ये बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए। तो इन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं कि इसको एक्सप्लेन कर देगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर ये रहेगा कि फर्स्ट एंड रीजन मतलब A and R both are correct but reason is not the correct explanation of A, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब ये लिया कहां से गया था, ये क्वेश्चन लिया गया था केमिकल काइनेटिक्स में एक सेगमेंट है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी मैंने बेटा आपको क्लास में बताया था कि कोलिजन थ्योरी से 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना।
जिसमें टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कैसे ये इक्वेशन, ये ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सारी चीजें, डेल्टा एच कैसे ग्राफ के न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख करके हम कैसे डेल्टा एच सॉल्व करें, वो सारी चीजें है ना बेटा। चलिए फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो ये है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब आपको बताना होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स। तो देखो बेटा, जब हम कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडीज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम दो तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। एक होता है होमोलिप्टिक होता है, और एक होता है हेटेरोलिप्टिक है ना। जब आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो शुरुआत में ही लिखा दिया था मैंने, होमो मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और फिर उसके बाद लेप्टिक का मतलब क्या होता है, लाइगेंड। मतलब ऐसे हमें आंसर देने हैं, ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें कि सेम टाइप के लाइगेंड हो, है ना, इसी को होमोलेप्टिक बोलते हैं। और अगर डिफरेंट लाइगेंड होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक। अब जैसे पहला एग्जांपल है, लिखा है ट्राई ऑक्सलेटो, है ना, मतलब ऑक्सलेट आयन कितने हैं इसमें, टोटल 3 हैं, तो एक ही टाइप का तो लाइगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोलेप्टिक हो जाएगा। होमोलेप्टिक हमसे पूछ भी रहा है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, डाई अमाइन। डाई अमाइन का मतलब बेटा क्या हो गया, इसमें NH3 जो है वो 2 है। फिर लिखा है क्लोराइडो, तो फिर हम क्या लिख देंगे, Cl। फिर यहाँ लिखा है नाइट्राइटो, फिर हम क्या लिख देंगे, NO2, है ना। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप के लाइगेंड इस्तेमाल हो गए, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हेटेरोलेप्टिक कहलाएगा। अगला है पेंटामाइन। पेंटामाइन मतलब क्या हो गया, NH3 का होल 5। फिर उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कार्बोनेटो, यानी कि CO3। इसका मतलब इसमें भी 2 टाइप के लाइगेंड हो गए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हेटेरोलेप्टिक। यहाँ लिखा है ट्राई अमाइन, यानी कि NH3 कितना हो गया, होल थ्राइस। फिर लिखा है ट्राई एक्वा, फिर हम यहाँ पर देखेंगे वाटर, और ये कितना है, होल थ्राइस। इसका मतलब 2 टाइप के लाइगेंड है, तो ये भी क्या हो गया, हेटेरोलेप्टिक हो गया। तो ये तीनों की तीनों हेटेरोलेप्टिक है ना, और जो पहला है वो होमोलेप्टिक है। क्लियर। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेटा किससे लिया गया था, एनसीईआरटी से लिया गया था। चलिए, और बाकी मैंने आपको नोट्स में स्टार्टिंग में लिखा दिया, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। कंप्लीट बेटा एग्जैक्ट एनसीईआरटी और एग्जैक्ट अपने नोट्स से ही सीधा क्वेश्चन बना था ये। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है हेटेरोजेनस कैटालिसिस के बारे में। बेटा कैटालिसिस मतलब होती है किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने का जो फिनोमेनन है, वही कैटालाइसिस कहलाता है। कैटालाइसिस 2 टाइप का होता है, होमोजेनस कैटालाइसिस और हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। होमोजेनस कैटालाइसिस का मतलब ये होता है जब रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों सेम फेज में हो, जैसे तीनों के तीनों सॉलिड में हो, तीनों लिक्विड में हो, तीनों गैस में हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, होमोजेनस कैटालाइसिस बोलते हैं। और अगर मान लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी दूसरे फेज में है लेकिन कैटलिस्ट किसी दूसरे फेज में है, तो इसे बोलते हैं हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। देखिए एग्जांपल देखते हैं, इससे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, इस तरह से ये होमोजेनस कैटालिसिस कहलाएगा, ठीक है। और वो हेटेरो का पूछ रहा है, लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटालाइज्ड बाय H+ आयन। तो शुगर को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और साथ में अगर हमने H+ ले लिया तो ये भी क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ही बन जाएगा। कहने का मतलब सब के सब लिक्विड मीडियम में, एक्वस मीडियम में होंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल। आगे है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आप जरा सोचिए, ओजोन क्या है, गैस है, और नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है। इसका मतलब दोनों के दोनों गैस हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल बन जाएगा। इसमें कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, मतलब हमने N2 ले लिया जो कि गैस है, प्लस हमने हाइड्रोजन ले लिया जो कि गैस है, और इससे हम क्या बना रहे हैं, अमोनिया, जो कि क्या है, गैस है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। और हम ले क्या रहे हैं, आयरन, जो कि किस स्टेट में होता है, सॉलिड। तो इस तरह से हमने क्या बताया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए सेम फेज में लेकिन कैटालिस्ट हो गया डिफरेंट फेज में, तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ठीक है बेटा, अच्छे से आंसर समझ में आ गया, ठीक है। कहां से लिया गया था क्वेश्चन, ये सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला इसमें क्या है, एडजॉर्प्शन है, दूसरा क्या है, कैटालिस्ट है, और तीसरा क्या है, कोलाइड्स, है ना। तो उसी में से सेगमेंट से लिया गया था। नई वाली एनसीईआरटी में सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन स्टिल जब तक एनटीए की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती हमारे पास, तब तक हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा, और एग्जैक्ट आपको याद हो तो अपने नोट्स में ये सारे के सारे एग्जांपल मैंने आपको नोट कराए थे, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर ये है, और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एस ब्लॉक का, यही क्वेश्चन ही मेनली आता है उसमें। याद करो तो आपको जब मैंने रिवाइज करा रहा था तो मैंने आपसे कहा था, और उस पहले भी बताया था आपसे, एस ब्लॉक से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपसे कहा था पहली बात तो ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कार्बोनेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, इन सब का थर्मल स्टेबिलिटी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है। तीसरा, जितने भी एस ब्लॉक के मेटल्स हैं इनकी अमोनिया के साथ रिएक्शन जो होती है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक इन 3 जगहों पर क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इन तीनों बारे में, तो एक आपके सामने है यहाँ पर, पहला यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं आपको एक रीजन बता दूं, जैसे देखो मेटल जो होती है ना सॉलिड स्टेट में, जब इसको हम अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है, ये जो ये पहले ब्रेक हो जाएगी किसमें, M+ में, और प्लस किसमें ब्रेक हो जाएगा, E- में। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। एस ब्लॉक की चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अब क्या होगा, M+ जो होगा ये इसमें क्या करेगा, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, M, यहां बन जाएगा NH3, और ये होल X बन जाएगा, ऊपर प्लस लगा दिया, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग अमोनिया ले लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा E, और यहां बन जाएगा NH3, और यहां बन जाएगा Y, और यहां माइनस लगा दें, ठीक है। इसे बेटा, इसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर अब देखो होता क्या है कि ये जो सॉल्यूशन बन गया ना, इस सॉल्यूशन में 2 तरह के आयन मिले, है ना। अब दोनों के दोनों आयन कंट्रीब्यूट करेंगे किस चीज में, इस सॉल्यूशन के कंडक्टिव होने के नेचर में। तो ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग इन नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ आयन। साथ में ये जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। उसका रीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होना। पैरामैग्नेटिक होने के पीछे रिस्पांसिबल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कलर होने के पीछे रिस्पांसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या पैरामैग्नेटिक नेचर होने के पीछे का वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या उसे बोल सकते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है कि मेटालिक सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही बात है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। डीप ब्लू क्यों है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंडक्टिंग क्यों है, दोनों आयन की वजह से। क्लियर। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। बिल्कुल नहीं, अमाइड के फॉर्मेशन की वजह से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। किस वजह से होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी में कहां से लिया गया है, यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू कलर का होता है। The solution is a paramagnetic and on standing slowly liberate hydrogen results in the formation of amide। तो जब थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट करता है, हाइड्रोजन निकालता है और फिर ये अमाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसे पहली बार में अमाइड नहीं बोलना है, इस तरह से अमाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया बेटा, सबको अच्छे समझ में आ गया ये पूरा। तो अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया और सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये आंसर हमारा हो गया थर्ड, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखो बेटा मैंने यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का वो लगा दिया, साथ में नोट्स मैंने एग्जैक्टली ये आपको बहुत अच्छे से प्यार से लिखाया था, आपको पता भी हो, ठीक है। तो ये वहीं से लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। जरा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड। अब जब उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि द फोर्स व्हिच एक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यही तो मतलब हुआ इसका, है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। इसमें देखो बेटा जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो दो एटम के बीच में लगती है ना। जैसे H और Cl को आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग दो एटम के बीच में लगती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं लगती है। क्लियर। तो इस वजह से कोवैलेंट बॉन्डिंग वाला जो आंसर है वो कभी भी इसका एग्जांपल नहीं बन पाएगा, और ये आंसर किसमें है, डी में है। तो अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, आपको देख क्या देखना था, कोवैलेंट, और फिर वो क्या था, डी वाले में मतलब डी नहीं होगा आंसर। तो देखो हर जगह यहाँ पे भी डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। बाकी जितने भी फोर्सेस अगर आपको याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग वाले में चैप्टर में मैंने आपको प्रॉपर जब नोट्स बनवाया था तो वहां पर वीक वंडर वाल फोर्सेस लिखवाया था, उनके टाइप भी लिखवाए थे। वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि कैसे, मतलब हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि नोबेल गैसेस को या इनर्ट गैसेस को वाटर में डिसॉल्व किया जा सकता है ना। तो आप
मैंने आपको बताया था कौन सा फोर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी और सबके साथ हमने डिपेंडेंसी भी लिखाई थी कि वो डिस्टेंस के कैसे वेरी करती हैं, डिस्टेंस पर कैसे बेस्ड होती हैं, सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। और केमिकल बॉन्डिंग के बोलने के बजाय मैं इसके और कह सकता हूं कि अगर अपने एनसीईआरटी की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में ये चैप्टर, ये वाला जो पूरा पोर्शन है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला दिया गया है, ठीक है। तो दोनों जगह से हम रेफरेंसेस देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाइरिडीन। याद करो बेटा, स्टार्टिंग में पाइरिडीन और पाइरोल पे हमने बहुत डिस्कस किया था, इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बनाई थी। पाइरिडीन और पाइरोल को फिर हम लोग लेके गए थे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिस्कस किया था। फिर तीसरी बार इसको हमने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का फिर डिस्कशन हुआ था। अगर हम बात करें पाइरिडीन की बात करें बेटा, तो पाइरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ अच्छे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो आकर के बता रहे थे सर वहां पाइरिडीन वाला हमसे गलत हो गया। मैं आपसे बार-बार ये कह रहा हूं बेटा कि छोटी गलतियां अच्छे बच्चों से जो बहुत अच्छा पढ़ते जा रहे हैं उनसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब इसमें अगर मैं बात करूं कि चलो मुझे बताओ सिग्मा कितना है, पाई कितना है, लोन पेयर कितना है, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हो तीनों के बारे में। आप जरा देखो, सिग्मा छोड़ दो, पाई बताओ। पाई तो तुरंत दिख रहा है, 3 पाई बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। अब 3 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर कहां दिख रहा है आपको, ठीक है। सिग्मा पाई एंड लोन पेयर बताना है आपको, तो 3 और 1 आपको ढूंढ लेना। 3 1 इसमें है तो आंसर क्या हो गया ये। अब बाद में अपना 11 बाद में ढूंढते रहना, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ऐसे में कोई आंसर देना है क्योंकि हमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको क्लास नोट्स में मैंने लिखा रखा था ये, है ना। बाकी वैसे तो पाइरिडीन का जहां स्ट्रक्चर बना होगा वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हो एनसीईआरटी से, है ना। तो इस तरह से छोटे-मोटे क्वेश्चन, और मैंने आपको वहीं पर, आपको याद हो बेटा तो मैंने कहा था सिनेमिक एसिड हो गया, सिनेमल्डिहाइड हो गया, इन सब में भी ये पूछा जा सकता है कि सिग्मा और पाई का टोटल रेशियो बताइए, है ना। तो टोटल रेशियो तब आप निकाल पाएंगे ना, ये रेशियो तब निकाल पाएंगे जब आपको उस स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होगा, है ना। तो याद करो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन सिग्मा पाई और लोन पेयर इस तरह आसानी से इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया, 66 तक हो गया अपना क्वेश्चन। आइए 67 पे चलते हैं। 67 अगेन क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A एंड B। तो मतलब हम कोई सॉलिड कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, कोई क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं, कोई क्रिस्टल लैटिस बनाने जा रहे हैं। वो किससे बनता है, 2 लोगों से, A से बनता है और B से बनता है। The element B formed cubic closed packing। तो जो B है वो cubic closed packing CCP पर रखा गया है और एटम A जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड पर है। एटम A को हमने कहां रखा है, टेट्राहेड्रल वाइड पे रखा है। अब दूसरी बात हम इसमें समझेंगे, यहां लिखा हुआ है कि B फॉर्म क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये CCP पर इसके n एटम है ना, तो टेट्राहेड्रल वाइड इसके कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपने समझा होगा। साथ में अब हम क्या देखें, हम आसानी से इसमें देख सकते हैं, लिखा है कि A ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। तो चूंकि 2n तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड है, लेकिन इसका केवल 1/3 ही ऑक्युपाई करता है, तो ये हो जाएगा, है ना। अब अगर हम दोनों का रेशियो निकालने की बात करें यहां से, तो आसानी से आप कह सकते हो कि A 1/3 into 2n और यहां लिख सकते हो Bn। n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा A2 और B3 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। अगर हम A2 B3 का फॉर्मेशन हो गया, अगर इसे हम x और y से कंपेयर करें तो x प्लस y कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आंसर यहां पर आ गया 5। अब आपको बताया गया होगा कि चाहे CCP हो, ठीक है, चाहे SCP हो, ठीक, इन सब में अगर मान लेते हैं कि टोटल एटम या टोटल स्फीयर के नंबर कितने हैं, n है, तो जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा और ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी n ही होगा और टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये आपको बताया गया होगा बेटा, ये उसी रेफरेंसेस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सॉलिड स्टेट का इजी क्वेश्चन था। अच्छा क्या था, बहुत इजी था। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे कई बार आए हुए हैं, है ना, तो उसी से रेफरेंस आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा और बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इसको कई जगह से रेफरेंस ले सकते हो। आप इसका क्लास नोट्स में तो डायरेक्टली मैंने लिखा रखा था, है ना, तो उससे कोई आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आई देखिए क्या लिखा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो आपको पता था कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, वहां पर एनर्जी लेवल आप ये बनाते हो, है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो आपने वहां पर 2 सेगमेंट लिखे हुए थे।
एक लिखा था अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, एक मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन लिखा था। और इन दोनों में डिफरेंस की वजह क्या थी? सिग्मा पीजेड मिक्सिंग या एसपीजेड मिक्सिंग। एसपीजेड मिक्सिंग फेल हो जाती है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन में और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन में फेल नहीं होती है। इसी पर बेस्ड अगर आपको याद हो तो मैंने जेईई मेंस का या जेईई एडवांस का शायद क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जिसमें क्वेश्चन था कि इफ एसपीजेड मिक्सिंग इज फेल्स देन व्हिच कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, ऐसा था। तो C2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक निकल के आया था। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो वो यही मैंने आपको नोट्स में लिखाया था। अब यहाँ पर देखिए ये सब लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर आपको पास F2 मॉलिक्यूल का देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है कि यहाँ लिखा गया है कि इसी की तरह, मतलब यहाँ पे लिखा है Li2 B2 B2 is 2 N2। यहाँ पे क्या लिखा है? However, this sequence of energy level of molecular orbital is not correct for the remaining molecule of this। तो यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम है उनके लिए अलग चलेगा और जिनमें मोर देन 14 है उनके लिए अलग चलेगा। तो उनके लिए देखिए साफ-साफ एनसीईआरटी में से लिखा गया था और मैंने आपके नोट्स में एग्जैक्टली N2 का एकदम क्लियरली ऐसे प्रॉपर लिखा रखा था। वहीं पर मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना सिखाया था। इसी एमओटी की बिहाफ पे कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे जज करेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तक बताया था मैंने आपको, है ना। तो उन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस किया था, बॉन्ड डिस्टेंस डिस्कस किया था, है ना, बॉन्ड लेंथ डिस्कस किया था, बहुत सारे डिस्कशन हुआ था। तो आप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप सीधे देख पाएंगे यहाँ पर कि सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और फिर पाई 2px पाई 2py, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz और सिग्मा 2, इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz। कहाँ गया सिग्मा 2pz इसके बाद? और उसके बाद आ जाएगा, हाँ यहाँ स्टार नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ यहाँ स्टार नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो सिग्मा 2pz और फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। एग्जैक्ट आप यहाँ से मैच करा सकते हैं, वही आपका आंसर हो गया। क्लियर? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक बेटा? सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा 68 के बाद हम अगले क्वेश्चन चलते हैं 69 पर चलते हैं। The stability of Cu+2 is more than Cu+1 salt in aqueous solutions due to। बेटा देखो, आपको मैंने जब रिवीजन के एग्जाम से एक दिन पहले भी, वैसे साल में कई बार मैंने बात बोली है, लेकिन रिवीजन से एक दिन पहले अगर आप अभी भी वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें देखेंगे तो मैंने बोला था बेटा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है एग्जाम में। और उसमें मैंने आपको पर्टिकुलर यही बोला था, है ना, इसी के बारे में बोला था कि Cu+1 Cu+2 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो क्या डिसाइड करते हैं, नॉर्मली प्रॉब्लम होती क्यों है? जैसे हमें लगता है ना Cu+1 के पास 3d10 होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है। Cu+2 इज मोर स्टेबल, अगर हम बात करें, ठीक है, Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+1। क्या रीजन क्या है इसके पीछे? देखो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसकी साइज क्या हो गई? छोटी हो गई इन कंपैरिजन में Cu+1। साइज छोटी होने की वजह से जब इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ढेर सारा वाटर का मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ ऐड कर लेगी, बहुत सारा ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगी और अपनी साइज बहुत ज्यादा बढ़ा लेगी। यही कंडीशन थी, यही हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो अब पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरी बात आप लोगों ने पढ़ा था कि Cu+2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें Cu+2 Cu और Cu+1 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा था कि अब अगर हम Cu+1 Cu+2 से कोई हम सेल बनाने की कोशिश करें तो ये जो हमने अभी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताई, इसका जो SRP की वैल्यू आएगी वो आएगी +0.34। जब हम डेल्टा G की फार्मूला लगाएंगे तो डेल्टा G लिखेंगे -NFE0, जिसमें E0 की वैल्यू होगी +0.34, तो डेल्टा G की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, या हम यूं कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की वजह से ये इसको फेवर करेगा, है ना। तो बेसिकली हमें क्या बोलना है, फिर यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। Cu+2 क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ एक्वस सॉल्यूशन में? क्योंकि इसकी साइज छोटी थी, ज्यादा वाटर इसने अपने चारों तरफ ऐड किया और बहुत सारा इसने हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कर दिया, एनर्जी चली गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, है ना। इस तरह से। और बाकी एनसीईआरटी में कहां से लिया गया है? कंप्लीट रेफरेंस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि एग्जैक्ट हो एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चन बनाया गया। और क्लास नोट्स में मैंने इसको कई बार आपको प्रॉपर डिस्कस किया है, डायरेक्टली डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे लिखा है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू Ka²B व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is stable keeping concentration of B is constant the initial rate would। अब आप देखो बेटा यहाँ पर रेट इज इक्वल टू दिया गया है Ka²B। अब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर सेकंड है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1 है ना।
अब जरा एक बात समझो बेटा, अगर हम a को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर और यहाँ क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू k, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, a स्क्वायर और b हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये तो बेटा इनिशियल रेट है, तो हो जाएगा न्यू रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट 9 टाइम्स और यहाँ हो जाएगा r होल्ड। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या देखा कि जो न्यू रिएक्शन है वो पहले वाले के रेस्पेक्ट में 9 टाइम्स इंक्रीज कर गई है ना। सिंपल बेसिक चीजों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास करना नहीं था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, है ना। तो एक बार करते हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। पहला पॉइंट लिखा गया है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 to 0.3 ग्राम। देखो ये लाइन एनसीईआरटी में कहां पर दी गई है, यहां पर रेफरेंस लिया है मैंने आपको दिखाने के लिए। ये 10.10 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रॉपर हेडिंग पड़ी हुई है, वहीं पर लिखा हुआ है। और ये लाइन लिखी है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन इन द ह्यूमन बॉडी हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 200 to 300 मिलीग्राम। अब अगर 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कन्वर्ट होकर 0.2 and 0.3 ग्राम आ जाएगा। यही यहां पर पुट कर देना है। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइजेस एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफरेज रिक्वायर्स कैल्शियम एज अ कोफैक्टर। यही लाइन ये गलत कर गया, है ना। कैल्शियम की जगह पर बेटा अगर ये मैग्नीशियम लिख देता तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता। और ये स्टेटमेंट आपने यही नहीं, आपने मिनरल न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर को बायोलॉजी में भी जाकर के इसको पढ़ा होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला है मतलब इनकरेक्ट है। अगला है द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। तो लिखा है कि इनर्ट और अनचेंजिंग होता है और इसी वजह से तो गलत हो गया, है ना। क्योंकि आपको ऑलरेडी वैसा भी पता है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा होता तभी। आप बताओ बोन टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ क्या सेम उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिस तरह से स्ट्रक्चर है वो क्या एग्जैक्ट वैसा ही बना रहता है? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता है, इनर्ट तो होता ही नहीं है। और यही लाइन देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है प्रॉपर यहाँ तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर लिखा हुआ बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, है ना। यहाँ पर लिखा है कि एज यू नो, है ना। यहाँ पर देखिए कहाँ के, हाँ, डू यू नो that bone is not an inert and unchanging substance but is continuously being solubilized and redeposited in the extract of 400 milligram per day in men, है ना। तो ये साफ साफ लाइन यहाँ से लिखी गई है। क्यों गलत है मैंने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगला है मैग्नीशियम प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन। मैग्नीशियम नहीं बेटा, ये काम कैल्शियम करता है। और जब आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और जब मसल की एक्टिविटी और उसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल पढ़ा होगा तब आपने चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा, वहां पे आपको सी ट्यूब्यूल्स पढ़ाए गए होंगे, कैल्शियम के चैनल्स पढ़ाए गए होंगे। तो कैल्शियम इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, कैल्शियम, डीएपी और यही सब उसमें भी आगे चल करके रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर भी यही सब काम आते हैं, है ना। तो ये रोल कैल्शियम का है, ना कि मैग्नीशियम का है। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। और आपको ये चीज यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में देखो ये प्रॉपर लिखी गई है ना। सेम टू सेम एग्जैक्ट लाइन उन्होंने एनसीईआरटी में लिख के रखा है, तो आप यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको समझना है कि जो पेपर था, मतलब ये जो क्वेश्चन था ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से बना हुआ था, है ना। इसको टिक करना हो तो आप इसको भी टिक कर लीजिए यहाँ पे, ये वाली लाइन। ठीक है, तो सेम टू सेम बना हुआ था बेटा। होता क्या है, नॉर्मली इस तरह के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं या यूजेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है वो जेई में ज्यादा होता है ना। क्योंकि जेई में इतने सारे क्वेश्चन होने होते हैं तो वो रोल से भी या यूजेस से भी क्वेश्चन बना देते हैं। एज अ नीट स्टूडेंट, एज अ नीट एस्पिरेंट आप लोगों को चाहिए बेटा कि आप भी इन सब, चूंकि कंप्लीट एनसीईआरटी हमारे ग्रुप में होना चाहिए, बिना किसी बाद देखो पेपर के बाद आप किससे सीक्वेंस क्रैक करोगे, है ना। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी कंप्लीट आपको आइडिया भी होना चाहिए। तो इस वजह से आप भी इसको ग्रिप में रखें, इस तरह की चीजों पर भी और फोकस करें। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन। तो बेटा आप लोगों ने रबर के बारे में पढ़ा होगा पॉलीमर चैप्टर में। रबर दो टाइप की होती है, एक होता है सिंथेटिक रबर, एक होती है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो होती है वो आइसोप्रीन, है ना, उसकी पॉलीमर होती है। आइसोप्रीन क्या होता है, 2-methyl-1,3-butadiene। ठीक है, फिर आ गया कौन आ गया, सिंथेटिक रबर आ गया। सिंथेटिक रबर एक्चुअल में क्या होती है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वो नियोप्रीन कहलाता है।
क्लोरोक्वीन का फार्मूला यहाँ पर ये साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको। और अगर आप एनसीईआरटी वाइज भी बात करेंगे तो भी आपको ये मिल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया गया है, यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इन लेसाइनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट व्हिच गिव्स रेड ब्लड रेड कलर विद Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। होता क्या बेटा, लेसाइनेट टेस्ट में आप सबने थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करी होगी। लेसाइनेट टेस्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें पता करना है कि आखिर उसमें क्या क्या है, मतलब जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में पहला टेस्ट जो हमें सिखाया गया है लेसाइनेट टेस्ट। लेसाइनेट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसको हम सोडियम फ्यूजन के साथ, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करके उसको हम आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम 1 बाय 1 उसका टेस्ट करते हैं और हम ये कंफर्म करते जाते हैं कि ये टेस्ट दे रहा है इसलिए कार्बन है, ये टेस्ट दे रहा है इसलिए हाइड्रोजन है, इस तरह से शो कर रहा है इसलिए वो सल्फर है, नाइट्रोजन है, एनॉल। ठीक है, उसी का एक पार्ट ये है। इसमें जैसे ब्लड रेड कलर की बात आती है बेटा, तो उसका जो कलर होता है ये हो जाता है FeSCN का होल थ्राइस, है ना, वो यहाँ पर लिखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया गया है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज, है ना। तो देखो पहली बात, एक बात हमें समझना है बेटा कि यहाँ पर केवल 20% प्योर लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये लेकिन कंप्लीट प्योर नहीं है, केवल इसका 20% पार्ट ही क्या है? प्योर है। तो जरा हम इस बात को समझे कि 20% का मतलब 20/100 किसका 20%? केवल 20 ग्राम का 20%। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल। तो एक्चुअल में हमारे पास नेट प्योर जो है 4 ग्राम ही तो प्योर बचा बेटा, है ना। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना बचा? केवल 4 ग्राम बचा। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। अब इसने कहा है कि हमें ये बताना है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस। एक बात देखो बेटा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें तो हमें दिख रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। तो अगर हम इसके मोल निकाल लें, इसकी प्योर वाले अमाउंट से अगर इसका मोल निकाल लें तो इसके उतने मोल से इसके इतने मोल बनेंगे, सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, है ना। अब जरा देखो बेटा, अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो इसके मोल है कितने? आप मोल कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो गिवन मास इसका कितना आ गया? इसके मास है 4 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 100 होता है, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 0.04 मोल आ जाएगा। तो इतने ही मोल क्या बनेगा? CO2 गैस भी बनेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमें मोल गिवन है और CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, ये भी आपको पता है, तो आप मास निकालोगे आसानी से, है ना। तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल कितना दिया गया है? 0.04 दिया गया है, इज इक्वल टू मास कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। ठीक है, तो यहां से मास कैलकुलेट कर लेंगे, 44 × 4/1000 ये करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आ गया वही आपका क्लियर कट आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 44, ये 2.64 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी 1.76 आंसर कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, 1.76 ग्राम आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, और परसेंटेज प्योरिटी पे पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं। परसेंटेज प्योरिटी की पहली बार नहीं पूछा गया। एक तरह से आप देखिए, अगर आपने अनसॉल्व किया होगा तो भी आपको इसका आइडिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल इज अमोनिया एंड दिस। अब कह रहा है कि किसके चारों तरफ, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जो कि 15 ग्रुप का है। 15 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 5 है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। AlCl3 की बात करें तो एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, है ना। और अगर हम BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं। अगर हम CCl4 की बात करें तो क्लोरीन के साथ, सॉरी कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, है ना, 4 क्लोरीन जुड़ रहे हैं। और इस तरह से फास्फोरस के साथ अगर हम बात करें तो 5 क्लोरीन जुड़ रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी बना के दे दूं, AlCl3 का नहीं बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी वही बना ली जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
तीन कोवेलेंट बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 5 कोवेलेंट बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? ये हो गया। अब उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? AlCl3 के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, BeCl2 के पास नहीं है ना? इन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। CCl4 के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, PCl5 के पास भी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 3 स्पीशीज हैं जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सॉरी, है ना? तो ये आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या सीखना क्या था हमें? ऐसा नहीं कि आपको पहली बार इसको पढ़ रहे हो, है ना? ये इस तरह का, ये आपका क्वेश्चन कहां से आया? ऑक्टेट रूल से आया, ठीक है। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वहीं से पूछा गया है। वहीं पर आपने पढ़ा होगा हाइपरवैलेंट कंपाउंड पढ़ा होगा, हाइपोवैलेंट कंपाउंड पढ़ा होगा, सुपर ऑक्टेट पढ़ा होगा, उन्हीं सब के एग्जांपल्स हैं ये, है ना? तो ये सब के सब वहीं से आए।